दिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अवसर लागत सिद्धांत का तीसरा भाग। पहले भाग में हमने अवसर लागत की परिभाषा और सिद्धांत की मान्यताएं हैबरलर के द्वारा दिए गए उसकी वो पढ़ा था। दूसरे भाग में हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पढ़ा था। जब किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का परित्याग किया जाता है, वो एक समान रहता है तो उसको कांस्टेंट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि पिछले वाले उदाहरण में ये था कि अमेरिका 30 इकाई गेहूं की खो करके 20 इकाई क्लॉथ प्राप्त करता है, यानी 30W बराबर 20C था। अब जो कि थोड़ा रियलिटी से दूर था, तो जो अवसर लागत सिद्धांत का अगला भाग जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, बढ़ती हुई लागतों का है, वो वास्तविक है। वो वास्तविक इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तुलना में इंक्रीजिंग कॉस्ट हमेशा दुनिया के अंदर पाई जाती है। इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिन इकाइयों का परित्याग किया जाता है वो बढ़ती जाती है। अर्थात एक एडिशनल इकाई का उत्पादन बढ़ाना है तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन इकाइयों का परित्याग किया जाता है वो बढ़ती जाती है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र होगा वो मूल बिंदु से अवनतोदर होता है। मूल बिंदु से अवनतोदर होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ कर्व होता है स्ट्रेट लाइन की तुलना में। जब कांस्टेंट रहता है तो स्ट्रेट लाइन रहती है, यानी 30W बराबर 220 क्लॉथ्स। अब पहली 30W के लिए अलग रहेगा, दूसरी 30W के लिए वो 20 क्लॉथ की तुलना में मात्रा उसकी बढ़ जाएगी, तो वो इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग कॉस्ट के डायग्राम है जिसमें दो राष्ट्र लिए गए हैं। एक राष्ट्र नेशन 1 है, दूसरा नेशन 2 है। x वस्तु है और इधर y वस्तु है। इसमें भी x वस्तु है और ये y वस्तु है। जो नेशन 1 है वो x वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी उसको उसमें विशिष्टीकरण हासिल है, और जो नेशन 2 है उसको y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल है, यानी तुलनात्मक लाभ है उसको, और इसको x वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है, और नेशन 2 को y वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है। अब चूंकि डिक्रीजिंग कॉस्ट है इसलिए इसमें 20-20 का उत्पादन बढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ दिया है 30 से 50 का उत्पादन अगर उसको बढ़ाना है तो जो परित्याग की जाने वाली मात्रा है वो इतनी है। इसके बाद में जब वो 50 से 70 होता है तो परित्याग की जाने वाली मात्रा थोड़ी सी बढ़ती है। 70 से 90 होता है तो और बढ़ जाती है। देखिए ये गैप बढ़ता जा रहा है, और स्पष्ट रूप से आप ये देख सकते हैं कि 90 से 110 के अंदर जो गैप बढ़ रहा है और 110 से 130 के अंदर जो गैप बढ़ा हुआ, यानी 110 से 120 के अंदर जो डेल्टा x हो रहा है और जो डेल्टा y है वो आप अनुपात देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर नेशन 2 के अंदर 140 से 120, 120 से 100, इस प्रकार से वो मात्रा इसकी कम करता जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि चूँकि इसको इस वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त है, इसलिए वो पहले 20 इकाई खो करके इतना उत्पादन प्राप्त करता है, फिर 20 खो करके, फिर 20 खो करके, फिर 20 खो करके, और फिर ये देखिए यहाँ पर। तो ये जो एरो यूँ चलता है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, यानी डेल्टा x बराबर डेल्टा y। तो यहाँ पर भी डेल्टा x बराबर डेल्टा y, यानी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट हो जाता है। अगर ये 20 यूनिट x की खो करके 20 यूनिट y की प्राप्त कर सकता है, और यहाँ पर भी ये 20 यूनिट y की खो करके 20 यूनिट x की प्राप्त कर सकता है। तो जो कॉनकेव अवनतोदर उत्पादन फलन जो होता है
वो ये दर्शाता है कि एक राष्ट्र दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा, एक्स का भी करेगा और वाई का भी उत्पादन करेगा। इसलिए नेशन फर्स्ट जो वाई वस्तु की प्रत्येक एडिशनल इकाई के लिए, यानी इस वाई वस्तु की प्रत्येक एडिशनल इकाई को प्राप्त करने के लिए जो एक्स वस्तु की मात्रा का त्याग करता जा रहा है वो बढ़ती जाएगी फॉर द, यानी 20x एडिशनल 20x कर रहा वो 20x और 20x, तो 20x के लिए जो y की मात्रा का प्रत्याग किया जाएगा वो बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार से नेशन 2 के लिए जो कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मामले में जो मात्रा बढ़ती जा रही है वो 20y के लिए x की जो है वो मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 20y है और इसमें 20x है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी सीमांत रूपांतरण की दर x की y के लिए का अभिप्राय यह है कि x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की कितनी इकाइयों का प्रत्याग करना पड़ता है। इस प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x भी कह सकते हैं, यानी x की अवसर लागत है, और इसको आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मापा है, क्षैतिज अक्ष पर मापा था, और उसका जो स्लोप है कर्व का वो आपके x की y के लिए प्रतिस्थापन की दर को बताता है, रूपांतरण की दर को बताता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फ्रंटियर MRT ऑफ नेशन 1 एट पॉइंट A इज 1/4, यानी A पर जो 1/4 है वो B पॉइंट पर आकर के, और नेशन 1 का जो B पॉइंट पर आकर के वो 1 के बराबर हो जाता है। यानी वहाँ पर एक इकाई के बदले में 4 इकाइयों का प्रत्याग करना पड़ता है और बाद में एक इकाई के बराबर एक इकाई का प्रत्याग करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जो MRT मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स हो जाता है 1 बराबर 1 के पॉइंट B पर आकर के, तो एक अतिरिक्त इकाई 1 मस्ट गिव ऑफ 1 यूनिट ऑफ y and nation 1 must give off 1 unit of y to produce 1 additional unit of x at this point, यानी B पॉइंट पर उसको एक इकाई का प्रत्याग करके एक इकाई प्राप्त की जा सकती है। मूवमेंट फ्रॉम A डाउन टू पॉइंट B along the production frontier of nation 1 involves an increase in the slope of MRT from 1/4 से 1 की तरफ आ जाता है। साधारण सी बात है कि बिंदु A पर जब वो 4 इकाइयों का प्रत्याग करता है, वही राष्ट्र बिंदु B पर आने से एक इकाई को अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए उसको एक इकाई का ही प्रत्याग करना पड़ता है, और यह स्थिति दोनों राष्ट्रों के लिए बन रही है। जैसा कि मैंने फिगर को समझाते समय ही बता दिया था कि ये यहाँ पर इसका 1/4 हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो इसका 1/4 हिस्सा है। यानी एडिशनल 90 से 110 प्राप्त करनी है या 110 से 130 करनी है, या तो आपको कितनी इकाइयों का प्रत्याग करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये 100 से 120 100 और 80 से 120 है, तो ये वाला जो डेल्टा x है और ये वाला डेल्टा y ये बताता है कि इसकी 1 यूनिट और इसकी 1 यूनिट है, जबकि ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उसकी 1 यूनिट के बराबर यहाँ पर उसकी 1/4 यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। अब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है, इसका ये कारण है कि एक तो साधन जो होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं और उनकी क्वालिटी और उनका जो क्षमता होती है उसमें डिफरेंट होता है, और दूसरा कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में साधनों का स्थिर अनुपात नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा साधन काम में लेने पड़ते हैं और कहीं पर कम साधन काम में लेने पड़ते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो जैसे जैसे हम साधनों का प्रयोग करते हैं तो हमको कम दक्ष साधनों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि साधन सीमित है। तो पहले जो दक्ष साधन है या अधिक दक्षता वाले साधन है उनका उपयोग कर लिया जाता है, और बाद में जैसे जैसे अपन उत्पादन बढ़ाते हैं, विशिष्टीकरण करते हैं, तो हमको कम दक्ष साधनों का उपभोग करना पड़ता है, जिससे कि उसकी लागतें जो होती है वो बढ़ती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र को अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के लिए जो इकाइयों का प्रत्याग करना पड़ता है वो मात्रा जो है वो हमेशा
बढ़ती जाती है। अब जब व्यापार होता है तो क्या स्थिति बनती है? गेन्स फ्रॉम ट्रेड विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये इंटरनेशनल ये वाला कर्व पहले वाला ही है, जिसके अंदर नेशन फर्स्ट जो है वो एक्स वस्तु में एक्सपर्ट है और नेशन टू जो है वो वाई वस्तु में एक्सपर्ट है। ये इसका उत्पादन संभावना वक्र है। अब अगर ये बिंदु ए पर उत्पादन कर रहा है तो इस अवस्था में ये 60 इकाई और 50 इकाई का उत्पादन करता है, 50 एक्स और 60 वाई का उत्पादन करता है। ये भी व्यापार से पहले अगर ए बिंदु पर है, यहाँ पर है, तो ये 80 इकाई और इधर 40 इकाई का उत्पादन ये कर रहा है। जब व्यापार होता है तो दोनों के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रेड रेखा होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रेखा होगी, यानी दोनों करों पर उसका ढाल जो होगा वो बराबर होगा। इसका इस रेखा का ढाल और इस रेखा का ढाल जो है वो बराबर है, देख लीजिए समरूप दिखाई दे रही है। और इस समरूप रेखा के कारण अब नई स्थिति जो बनती है वो ये होती है कि अगर वो बी बिंदु पर ये इस रेखा का ढाल और उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बराबर होता है तो इस अवस्था में देखिए ये 20 इकाई वाई का उत्पादन करेगा और 130 इकाई जो है वो एक्स का उत्पादन करता है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो अगर मान लीजिए कि इस राष्ट्र को अपने घरेलू आवश्यकताओं के लिए 70 इकाई की ही आवश्यकता है तो 70 इकाई वो अपने पास रख लेगा और उसके बाद में उसके पास जो 60 इकाई बचती है, ये वाला 60 इकाई बचती है, तो उस 60 के बदले में वो 60 और प्राप्त करेगा, 60 के बदले में 60 इकाई इस दूसरी वस्तु की प्राप्त करेगा, तो वो देख लीजिए कि 80 इकाइयाँ प्राप्त कर लेगा 60 के बदले में 60। यानी जो संतुलन का बिंदु होगा वो ई पॉइंट पर होगा, जहाँ पर वो एक्स वाई की 80 इकाई और एक्स की 70 इकाई का उपभोग कर सकता है। 70 उसका घरेलू उपभोग हो गया और घरेलू उपभोग के बाद में वो उसको 60 इकाई का जो है वो इंपोर्ट करेगा और उस इंपोर्ट के बदले में 60 इकाई जो है वो वाई की एक्सपोर्ट करेगा। चूँकि 20 का उत्पादन वो खुद कर रहा है तो 20 में 60 जुड़ करके वो 80 हो जाती है। इस प्रकार से ई बिंदु पर जो है वो संतुलन का बिंदु होता है। और ये यहाँ से भी समझाया जा सकता है, सी बी जो होता है ये 60 इकाई का ये करेगा एक्सपोर्ट और ई सी का करेगा वो आपके इंपोर्ट, यानी ई सी यानी ये 60 इकाई जो वाई की है उसका वो इंपोर्ट करेगा। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र बी के लिए व्यापार से पूर्व की अवस्था में ए पॉइंट है जहाँ पर वो 40 और 80 का उत्पादन कर रहा है। जो ही व्यापार होता है वो मान लीजिए कि बी पॉइंट पर पहुँच जाता है। बी पॉइंट पर पहुँचता है तो वो 120 इकाइयों का उत्पादन वाई का करेगा और 40 इकाई एक्स का उत्पादन करेगा। अगर वो वाई वस्तु का उपभोग 60 इकाइयों तक सीमित कर लेता है, 60 इकाइयों तक ही सीमित करता है, तो इन 60 इकाइयों का उत्पादन तो वो खुद अपने घरेलू उपभोग के लिए रख देगा। शेष बची हुई 60 इकाई से वो 60 इकाइयाँ और प्राप्त करेगा, तो वो 40 से बढ़ा करके 100 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर उसका संतुलन होगा। यानी इस 60 इकाई वाई की दे करके वो 60 इकाई एक्स की प्राप्त करेगा, तो उसका जो संतुलन बिंदु होगा वो ई डैश पर हो जाएगा। यानी बी डैश सी डैश को एक्सपोर्ट करके सी डैश ई डैश को वो इंपोर्ट कर लेगा। इस प्रकार दोनों राष्ट्रों को इससे फ़ायदा होता है। और यहाँ पर जो वो होता है पी बी बराबर पी ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसके अंदर आपको ये 20x एंड 20y जो दिया हुआ है वो आपके बराबर यहाँ आकर के हो जाता है। अब देखिए कि उस अवस्था में और इस अवस्था में एक चीज़ का फ़र्क है कि उसमें जब कांस्टेंट कॉस्ट होती है तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, यानी एक राष्ट्र दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, वो केवल एक वस्तु का ही उत्पादन करता है। चूँकि इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर राष्ट्र पूरा स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा बल्कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि नेशन फर्स्ट जो है वो 20 इकाइयों का उत्पादन करता है और बाद में जो है वो 60 इकाइयों का इंपोर्ट करता है, और इधर ये भी कुछ उत्पादन करता है और बाद में वो इंपोर्ट करता है, यानी यहाँ पर इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन रहता है। यूनाइटेड स्टेट स्पेशलाइज्ड कम्प्लीटली, ये पहले वाली बात थी जिसके अंदर वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत हम लोग इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करते हैं। और इसमें अपन नेशन फर्स्ट जो होता है वो प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स एंड सम ऑफ द वाई, बट मतलब एक्स की ज़्यादा मात्रा उत्पादित करेगा लेकिन कुछ इकाई वो वाई की भी प्रोड्यूस करेगा। और
सिमिलरली नेशन 2 कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस सम एक्स विथ ट्रेड, यानी व्यापार के बावजूद भी वो कुछ एक्स मात्रा उत्पादित करेगा। दोनों राष्ट्र एक एक वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे। राष्ट्र सेकंड जो है वो वाई में विशिष्टीकरण हासिल करेगा, लेकिन वो फिर एक्स की भी कुछ मात्रा का उत्पादन करेगा। राष्ट्र फर्स्ट जो है, नेशन फर्स्ट जो है वो एक्स वस्तु की मात्रा में स्पष्टीकरण करेगा, लेकिन वो वाई वस्तु की कुछ मात्रा का उत्पादन करता है। इसका रीजन ये है कि नेशन एक स्पेशलाइजेशन कर लेता है एक्स वस्तु के उत्पादन में, और उसके कारण उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो एक्स का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाता रहता है। इसी प्रकार राष्ट्र सेकंड के लिए भी वो वाई वस्तु में स्पेशलाइजेशन करता है, और उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती जाती है। इस प्रकार एक राष्ट्र के लिए जो स्पेशलाइजेशन करता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में, उसको वहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त होता है, लेकिन उसकी रिलेटिवली कमोडिटी प्राइस जो होती है वो मूव करती है, बढ़ती है। इस कारण से वो जो होता है लेस अनइक्वल until they are identical in both nations, जब तक कि वो दोनों राष्ट्रों के अंदर एक समान नहीं हो जाता है तब तक वो बढ़ती रहती है। अब जब स्पेशलाइजेशन के कारण कितना होता है और विनिमय के कारण जो होता है वो लाभ कितना होता है, उसको अलग अलग किया गया है। यहाँ पर ये जो राष्ट्र है उसका ये उत्पादन संभावना वक्र है। उस उत्पादन संभावना वक्र में बिंदु ए पर ये स्थिति बनती है जहाँ पर ये टी है। If nation 1 could not specialize in the production of X with the opening of trade but continued to produce at point A, अगर वो पॉइंट A पर उत्पादन करना जारी रखता है तो वो 20 इकाई का एक्सपोर्ट करेगा, 20 इकाई का एक्सपोर्ट करेगा, और 20 Y जो होगी वो उसको प्रिवेलिंग वर्ल्ड को देगा, यानी PW बराबर 1 होगा। 20 इकाई X का जो होगा वो एक्सपोर्ट करेगा, और ये देखिए कम हो गया, यहाँ से 50 से 30 हो गया, और इसके बदले में वो 20 इकाई जो होगी वो इसकी Y की जो वो ले लेगा। द इंक्रीज इन कंजप्शन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट T, और उस प्रकार से उस राष्ट्र का जो कंजप्शन का बिंदु है वो A से बढ़ करके T पर चला जाता है, और वो कि एक्सचेंज को बताता है। ये केवल A से लेकर के T तक जो बढ़ता है वो एक्सचेंज को बताता है। लेकिन फर्स्ट राष्ट्र जो है वो स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड प्रोड्यूस एट पॉइंट बी, अगर वो बी पॉइंट पर उत्पादन करता है स्पेशलाइजेशन करके बी पॉइंट, तो इट वुड बी कंज्यूम एट पॉइंट ई, तो उसका जो कंजप्शन होगा वो ई पॉइंट पर होगा, और जो कि इंडिफरेंस का थर्ड पर स्थित है। तो इसके कारण जो कंजप्शन के अंदर इंक्रीज होता है टी से ई का, वो जो होता है वो स्पेशलाइजेशन के कारण होता है। यानी ए से टी की जो वृद्धि है, ए से टी की जो वृद्धि है वो एक्सचेंज के कारण है, और टी से जो ई की जो वृद्धि होती है वो आपके स्पेशलाइजेशन के कारण है। यानी टोटल गेंस जो हुआ उस गेंस के दो टुकड़े हैं, एक एक्सचेंज के कारण लाभ होता है और दूसरा स्पेशलाइजेशन के कारण लाभ होता है। तो जो एक्सचेंज के कारण लाभ होता है वो है ए से टी की ओर पहुंचना, ए से टी तक पहुंचना, और जो स्पेशलाइजेशन के कारण होता है वो है टी से ई की तरफ पहुंचना। इस प्रकार से ये हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत जो है वो पूरा होता है। एक बार नट सेल में फिर से सुन लीजिए अवसर लागत की परिभाषा, फिर अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं, फिर कांस्टेंट कॉस्ट कर्व, और फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट कर्व। किताबों के अंदर डिक्रीजिंग कॉस्ट का भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और न ही वो वास्तविक है, वो केवल फिगर को समझाने के लिए है। वास्तव में कांस्टेंट कॉस्ट का कंसेप्ट है, और सेकंड जो होता है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट का कंसेप्ट होता है। डिक्रीजिंग कभी होता नहीं है। अगर राष्ट्र उत्पादन बढ़ाता जा रहा है तो उसकी कॉस्ट में डिक्रीज जो है वो कभी आती नहीं है। इसलिए डी सल्वाटोर ने उस कंसेप्ट को वो शामिल नहीं किया है, केवल दो कंसेप्ट को ही शामिल किया है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक के अंदर केवल दो ही कंसेप्ट शामिल है। धन्यवाद।